Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today onwards, I am starting with the new series, that is the UGC NET series, in which I will discuss the 10 questions on the NET Economics paper. That can be the previous questions also or can be the general one. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो go and subscribe it. So our first question is that marginal revenue of a monopoly firm is less than the price. And what is the reason? The option A says demand curve has a positive slope. B says that demand curve has a negative slope. C says that monopolist incurs losses. Or D says that monopolist is in equilibrium. So this is the direct question that is based on the concept. Because the डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, दैट इज़ वाई जब मोनोपोलिस्ट प्राइस राइज करेगा तो उसकी डिमांड क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी और जब वो प्राइस कम करेगा तो क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी. तो इसीलिए हर एक क्वांटिटी के साथ उसका मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है क्योंकि उसे प्राइस कम पकड़ना पड़ता है. तो द आंसर इज़ दी बी ऑप्शन, दैट इज़ द डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. The second question is, for an inferior goods income consumption curve and Engel's curve are option A positively sloped, B negatively sloped, C are the same, D income consumption curve are positively sloped and Engel's curve are negatively sloped. So we know that कि inferior goods के लिए जब भी income increase होगी तो inferior goods की demand कम होगी. तो इसीलिए इनकम कंजम्पशन कर्व और इंगल्स कर्व दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सी वेल्थ और डी लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एक्चुअली द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन्होंने मनी के रोल को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया था कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है गुड्स और सर्विसेज के बीच में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलएम शेड्यूल विल बी. जो एलएम शेड्यूल होता है वो शो करता है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के रिलेशन, और एलएम शेड्यूल शिफ्ट होता है जब मनी सप्लाई चेंज होती है. तो इसमें पूछा है कि जब डिमांड जो होगी मनी की वो परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी, मींस मनी की डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है इंटरेस्ट के साथ. इसका मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट आई है और वो I1 हो रहा है या फिर I0 हो रहा है तब भी हमारी डिमांड चेंज नहीं हो रही है, मींस आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो एलएम शेड्यूल क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, दैट इज द वर्टिकल लाइन. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट हेरेट-डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन. जो हेरेट-डॉमर मॉडल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है कब, जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है. वैसे तो हेरेट-डॉमर मॉडल दो चीज़ों को लेता है, फर्स्ट इज़ दी सेविंग्स एंड सेकेंड इज़ दी कैपिटल आउटपुट रेशो. बट हेरेट-डॉमर मॉडल में क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज in calculating the buoyancy of a tax, we consider option A only discretionary changes, option B only automatic changes, option C both A and B, और option D neither A nor B. टैक्स बियॉन्सी का मतलब क्या होता है? टैक्स बियॉन्सी हमें रिलेशनशिप बताता है कि कैसे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और कैसे जीडीपी ग्रो कर रहा है. तो इन दोनों के रिलेशन को टैक्स बियॉन्सी बताता है. तो टैक्स बियॉन्सी में हम दोनों चीज़ लेते हैं, डिस्क्रिशनरी चेंजेस भी और ऑटोमेटिक चेंजेस भी. डिस्क्रिशनरी चेंजेस होते हैं जब गवर्नमेंट अपने आप से टैक्सेस को कम ज़्यादा करती है रेवेन्यू को कम ज़्यादा करने के लिए, और ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो रेवेन्यू अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ द ऑटोमेटिक चेंजेस.
सो बियोंसी ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही डिस्क्रिशनरी चेंजेस भी और ऑटोमेटिक चेंजेस भी कंसीडर किए जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. Now the seventh question is, which of the following measures of central tendency suits the data best if the objective is to access the distribution of values? तो सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा ऐसा मेजर है जो बेस्ट बताता है डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ की? ऑप्शन ए इज़ अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी इज़ मोड, ऑप्शन सी इज़ मीडियन, ऑप्शन डी इज़ कर्टोसिस. सो द सेंट्रल वैल्यू क्या बताता है हमें? मीडियन. वैसे तो मीन भी बताता है बट द बेस्ट इज़ मीडियन, क्योंकि मीडियन डाटा को 50% में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपर ऑफ और हाफ वैल्यूज़ में. तो इसमें हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट इज़ वाई द मीडियन इज़ द बेस्ट मेजर to access the distribution of values. Now the eighth question is, comparative cost advantage in Ricardo's international trade theory arises due to. जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसमें क्या कहते हैं कि हमें ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस और सेल करना चाहिए जिसमें कंट्री की एडवांटेज है, मींस स्पेशलाइजेशन है, और जो कॉस्ट है वो कम होगी. तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या लेता है? इसने पूछा है कि वो क्यों होता है. ऑप्शन ए लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस, ऑप्शन बी डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट, ऑप्शन सी फैक्टर अबंडेंस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में रिकार्डो ने क्या चीज़ ली थी? लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस, कि जो लेबर की कॉस्ट है वो डिफ़र करती है कंट्री टू कंट्री, उसी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिफ़र करती है. तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस आता है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस. नाउ द क्वेश्चन 9th इज, इन इंडिया इन 2004 and 5 the number of poor persons below poverty line was the highest in the state of. ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी राजस्थान. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ दी उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग थे पावर्टी लाइन के नीचे 2004-5 में. नाउ द 10th, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्माण. अब इस क्वेश्चन में क्या, आप भारत निर्माण के अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण. फर्स्ट इज द वाटर सप्लाई, सेकंड इज द हाउसिंग, थर्ड इज रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी विच वी कैन से द टेलीफोनी कनेक्टिविटी, एंड फोर्थ इज रोड्स, फिफ्थ इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड सिक्स्थ इज इरिगेशन. सो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हाउसिंग भी सही ऑप्शन है, मतलब कि भारत निर्माण का कंपोनेंट वो है. इलेक्ट्रिफिकेशन भी है और टेलीफोनी भी है. तो जो ऑप्शन बच जाता है वो होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे, and in my next video I will upload more 10 questions on the NET economics paper. I hope you understood the questions and the concepts behind it. So if you like it, then do subscribe and share, and thank you.